शांघाई कॉरपोरेशन की स्थापना 2001 में हुई, जिसमें शुरू में रशिया, चाइना और सेंट्रल एशिया के 4 देश थे। ग्रेजुअली इसमें इंडिया, पाकिस्तान को इसमें जोड़ा गया और इसके इंक्लूजन अब बढ़ रहा है। हाल ही में इसका एक समिट भी हुआ, जिसमें भारत ने अपने जो पॉइंट फॉरवर्ड किया और जो भारत का चाइना के द्वारा प्रायोजित बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो है, जिसके माध्यम से चाइना सेंट्रल एशिया के माध्यम से यूरोप तक और हमारे यहाँ अक्साई चीन और अपने पीओके के से माध्यम से पाकिस्तान में वन बेल्ट वन रोड जैसी पॉलिसियाँ लागू कर रहा है। तो हमने इस पे अपने डाउट्स क्रिएट किए, अपने शंका की और इसका समर्थन नहीं किया। सबसे बड़ा कारण है कि जो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में जो चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, भारत की टेरिटरी है, भारत क्लेम करता है, तो उस पे भी चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इसलिए हम इसके साथ नहीं। दूसरा हमारा विवाद है कि जो चाइना का जो रिकॉर्ड है, चाहे लैटिन अमेरिका में देखें, अफ्रीका में देखें, ठीक है, चाइना बड़ी तीव्र गति से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जितना कि आज तक अमेरिका भी नहीं कर पाया और कोई और कंट्री नहीं कर पा रही। पर चाइना की जो उसकी इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करने की जो कैपेसिटी बहुत हैवी, और कई देश उससे डेप्ट ट्रैप में घुस गए हैं चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से। जिसे श्रीलंका में देखा हमने, जो पोर्ट चाइना ने बनाया, बाद में उसको फिर श्रीलंका पे नहीं कर सका तो लीज पे ही ले लिया 90-99 साल के लिए। तो इस तरह के खतरे हमने देखे हैं, तो इसलिए हमने इसको समर्थन नहीं कर रहे। वन बेल्ट वन रोड और BRI प्रोजेक्ट को हम नहीं कर रहे। हालांकि ये बात डिनाई नहीं की जा सकती कि चाइना आज एक तरह से पूरे एशिया महाद्वीप को, इवन अफ्रीका में भी कनेक्टिविटी को बिल्ड करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस बात को हम मना नहीं कर सकते। हाँ, उसके इस इनिशिएटिव के क्या मोटिव है, उससे क्या नुकसान फ़ायदे हो रही, वो चर्चा का विषय रहेगा, पर कनेक्टिविटी बढ़ाने में चाइना का योगदान है। बेसिकली चाइना के एक वर्ल्ड पावर बनने की असर्शन को ये दिखाता है। उसका एक लॉजिकल स्टेप है ये, देखा जाए तो, क्योंकि जब आपके पास क्षमता पैदा होती है तो आप उसको बाहर भी फैलाते हैं और दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसा चाइना का कॉन्सेप्ट है कि वो मिडिल किंगडम थे कभी दुनिया के, और सारी दुनिया के देश उनके पास ट्रिब्यूट देने आते थे, तो फिर से वही सपना अपना चाइना के राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पूरा करना चाहते हैं। तो ये ऐसा है, पर भारत इसमें मेंबर है और बड़ी अच्छी बात है। हमारी समस्या ये है कि पाकिस्तान के माध्यम से हमें अफ़गानिस्तान पर लैंड रूट नहीं मिलता, सेंट्रल एशिया पे नहीं मिलता, तो फिर हमने ईरान में छाबहार पोर्ट बनाया और वहाँ से हम फिर ट्रेड करते हैं वहाँ तक शिप में, और शिप से फिर छाबहार से हम ले जाते हैं अपना माल सेंट्रल एशिया में, वहाँ से माल यहाँ आता है। ये एक बड़ी समस्या थी, है हमारी लॉजिकली, और इसके लिए भारत और पाकिस्तान के जो रिश्तों में जो डेडलॉक लगा है वो सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए SCO पे भारत की जो मेंबरशिप है उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं, पर इमीडिएटली भारत को बहुत ज़्यादा लाभ इसमें अभी हो नहीं रहा। पर फिर भी आप इंटरनेशनल रिलेशन के जो ये नए नए फॉर्म्स बनकर आ रहे हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन के आ रही है, इससे भाग नहीं सकते बाहर। इसका पार्ट बनना ही होगा हमें, इसका महत्वपूर्ण अंग हमें बनना ही होगा, तो वो कर भी रहे हैं। दूसरा, फिर रशिया हमारा एक ट्रेडिशनल मित्र रहा है, पर आज रशिया यूक्रेन की वजह से बैकफुट पर है और उसकी डिपेंडेंस चाइना पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और चाइना का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली रशिया पे भी, और सेंट्रल एशिया का इलाका जो कभी किर्गिस्तान, कजाकिस्तान रशिया का डोमेन था, आज वो चाइना ने शेयर कर लिया, बल्कि चाइना की जीवनी उसमें बढ़ेगी, रशिया की सूखेगी, ऐसा लग रहा है। चाहे हम इसको ज़ीरो सम गेम माने ना माने, पर रशिया कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे जाएगा, चाइना की डोमिनेंस बढ़ेगी इकोनॉमिक। तो देखते हैं आते वक्त में क्या होगा, पर भारत नॉनदलेस, भारत ने अपनी जो रिजर्वेशन थी वो रख दी है। हाँ, ट्रेड से रिलेटेड हम तैयार हैं, पर वो पाकिस्तान के हमको लैंड रूट ना देने से समस्या खड़ी है। बाकी POK हमारा विवाद रहेगा, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है, उस पर चाइना कैसे क्लेम कर कंस्ट्रक्शन कर सकता है, तो वो हमारा विवाद वहाँ रहेगा। पर नॉनदलेस हम शांघाई कोऑपरेशन के मेंबर हैं और उसका पार्ट हैं। और आज बेसिकली हो क्या रहा है कि दुनिया में अलग अलग जगह रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, और वो रीजनल कनेक्टिविटी और रीजनल
ट्रेड और इंटरेक्शन को बढ़ा रही है। जैसे कि ईयू इसका एक अगर हम देखें एक बेटर एग्जांपल, ईयू आ गया, फिर आसियान आ गया, सार्क हमारा एक डिफेक्ट जैसा है। अफ्रीका में कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गई है अफ्रीकन यूनियन की। लैटिन अमेरिका में एंडीज यूनियन, मर्कोसुर और इस तरह की जो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशंस को फेडरलाइज कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा फेडरलाइज करने की कोशिश करें, जो कि अच्छी बात है। फेडरेटेड करके किसी भी कन्फ्लिक्ट को लोकल लेवल पर मैनेज किया जा सकता है, उसको उसमें बेटर इंटरेक्शन की जा सकती है, ना कि उसको हर चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा करके टक्कर मारने से काम होगा। तो ये एफर्ट तो अच्छे हैं, पर हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के अपने प्रो एंड कॉन्स होते हैं, उसमें इश्यूज़ होते हैं, तो वो भी हमें देखने पड़ते हैं। तो इस तरह से हमारा इंटरनेशनल रिलेशन जो है ट्रांसफॉर्म हुआ है। और ये जो बिना हथियारों के डिस्कशन के माध्यम से, जो डायलॉग के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से आपसी ट्रस्ट बिल्ड करने का जो ये मॉडल है, ये बेसिकली हमारे नाम की ही देन है। नाम ने ही पहली बार दुनिया को ये सिखाया कि बिना रियलिज्म के हथियारों को और प्राइवेट टैक्टिक्स को अपनाए बिना कम्युनिकेशन और डायलॉग से, जैसे उन्होंने यूएन असेंबली में अपने मुद्दे उठाए, वही चीज़ बेसिकली इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी फॉलो की है। डिस्कशन, कम्युनिकेशन के माध्यम से ट्रस्ट बिल्डिंग पर काम किया है। नाम का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मेथड को सीखने में वर्ल्ड में। अगर ईयू ने दिया है तो नाम ने भी सिखाया है कैसे बिना, हालांकि आज नाम की कोई रिलेवेंस नहीं है, पर उसने ये जो मॉडल सिखाया है, इसका प्रयोग अब थर्ड वर्ल्ड में और डिफरेंट पार्ट्स में, सॉरी थर्ड वर्ल्ड तो बोलना ही नहीं चाहिए, कोई वर्ल्ड थर्ड क्लास नहीं होता, पर अलग अलग पार्ट्स में इसका यूज़ किया जा रहा है और एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।